नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी फुल रिवीजन कोर्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर हमने पहले वीडियो के अंदर जो भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हमारी जो महत्वपूर्ण बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके कुछ क्वेश्चन क्या किए थे, डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने इस वीडियो के अंदर बना दिए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्या कहता है, भाई भारतीय शासन अधिनियम 1858 के बारे में गलत कथन को पहचाने। यानी इसके अंदर हमें यह बताना है भी कौन सा कथन गलत है। पहला कथन क्या कहता है भी इसके अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी समाप्ति कर दी गई थी। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया था, जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको समाप्त करके जो उनका जो प्रशासन था वह प्रत्यक्ष अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। दूसरा कहता है जो नियंत्रण बोर्ड था वह नियंत्रण कोर्ट की भी इसके अंदर समाप्ति कर दी गई थी। ठीक है। तीसरा कथन कहता है वे भारतीयों की जो सीमित अवस्था में मतदान का अधिकार दिया गया था। तो ये जो तीसरा कथन है ये गलत है, क्योंकि इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का मतदान का अधिकार हमें नहीं दिया गया था। ठीक है, तो पूछा गया गलत कथन, तो हमारा आंसर हो गया इसके अंदर सी। ठीक है। अगला कहता है भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1857 के अंदर। ठीक है। के पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1858 में भारतीय सचिव हेतु गठित 15 सदस्यीय परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है भी परिषद भारत एवं इंग्लैंड दोनों स्थानों पर मुकदमा दायर का अधिकार था। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो ये परिषद थी ये क्या करती थी, ये इंग्लैंड में भी और भारत में भी जो वेस्ट इंडिया यानी जो भारतीयों के जो मुकदमे थे वह दायर कर सकती थी। ठीक है। अगला कथन क्या कहता है भी सदन या अन्य निकाय द्वारा परिषद पर मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था। तो ये जो दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि जो सदन थी या संसद थी वह इस परिषद के ऊपर किसी प्रकार की अगर इनको लगता है था इसके प्रति भी किसी जो अपने कार्य को सही से नहीं कर पा रही है, तो इसमें ये क्या करती थी, इस पर मुकदमा दायर कर सकती थी। पूछा गया सही, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल एक, तो आंसर हो गया हमारा इसका एक। ठीक। अगला क्या कहता है इसने विकेंद्रीकरण की नीति का पुनः शुभारंभ किया। वॉयस राय के कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्यों को नामित करने का कर सकता था। इसके माध्यम से पोर्टफोलियो प्रणाली का आरंभ हुआ। निम्न कथन किस भारतीय शासन अधिनियम को अधिकृत करता है। ठीक है, तो हमें यह बताना है तो ये जो अधिनियम कौन सा है जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें कही गई थी, तो ये कौन सा है, ये है हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1861। ठीक है, तो 61 के अंदर जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसका आरंभ किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इसके अंदर, जिसके कारण इसको यानी अधिनियम को जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारतीय शासन अधिनियम 1892 में के बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। क्या कहता है इस अधिनियम के तहत विधान परिषद को बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह बिल्कुल सत्य है, यानी जो भारतीय लोग थे उनको कुछ बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे, मगर वह किसी भी प्रकार का उसके ऊपर विरोध जाहिर नहीं कर सकते थे। ठीक है। अगला कहता है विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति कर सकती थी। तो इसका जो दूसरा कथन है वह भी क्या है, सत्य है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के अंदर यहाँ पर सरकारी सदस्य कह सकते हैं, कंफ्यूज किया जा सकता है, मगर जो गैर सरकारी सदस्य थे उन्हीं को विधान परिषद क्या कर सकती थी, नियुक्त कर सकती थी। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कौन से, दोनों ही कथन सत्य है, तो आंसर हो गया हमारा इसका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है जो मार्ले मिंटो सुधार भारतीय शासन के किस अधिनियम को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये कौन सा था, ये हमारा 1909 का जो अधिनियम था उसको हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्या कहता है मार्ले मिंटो सुधार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम केंद्रीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत का प्रावधान करता था। तो इसका पहला कथन अगर हम देखते हैं गौर से तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि जो ब्रिटेन था वह किसी भी प्रकार से भारतीयों को बहुमत की स्थिति नहीं देना चाहता था। तो इस स्थिति से जो केंद्रीय परिषद थी, यानी जो हमारी जो प्रांतीय परिषद थी उसके अंदर तो जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी बहुलता थी, मगर जो केंद्रीय परिषद थी उसके अंदर किसी भी प्रकार की बहुलता भारतीयों को नहीं दी गई थी। ठीक है। अगला कथन क्या कहता है गैर सरकारी सदस्य केंद्रीय परिषद के समक्ष बजट पर संकल्प पारित कर सकते थे।
तो ये बात बिल्कुल सत्य है। यानी बजट पर जो पहले जो 1861 का आया था, जो 1892 का था, उसके अंदर बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे। मगर जब पार्लियामेंट सुधार आया तो इसके अंदर क्या किया गया, इनको बजट पर आप संकल्प भी पारित कर सकते थे। यानी आपको अगर किसी विशेष प्रयोजन की तो बजट की आवश्यकता है तो आप संसद को कह सकते थे। ठीक है, क्या कहता अगला कहता है विप्रथमतः वॉइसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने का भी प्रावधान किया गया था। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य थी। यानी जो वॉइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर भी भारतीयों को शामिल करने की बात कही गई थी। और जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, तो पूछा गया हमसे सही कौन सा है, 2 और 3 है, तो कौन सा है हमारा आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय नियंत्रण को कम करना, द्विवेक शासन का नया स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था और वॉइसरॉय द्वारा अध्यादेश जारी करना। ठीक है, निम्न में से कौन कौन से दर जो मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार था उसका हिस्सा है, या फिर जिसको हम कहते हैं भारतीय संसाधन भारतीय जो शासन अधिनियम 1919 का जो संशोधन था। ठीक है, तो उसमें कौन से सुधार का ये हिस्सा है, तो कौन कौन से सुधार हैं इसके अंदर, जो केंद्रीय नियंत्रण को कम करने की बात कही गई थी। यानी जो आपको पावर है वह किसको, अभी प्रांतों को देने की बात कही गई थी। द्विवेक शासन का नया स्वरूप जारी किया गया था। यानी एक प्रकार से जो हम दोनों सदनों की बात करते हैं वह कहीं न कहीं इसके अंदर परिचित किया गया था। अगला, जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई थी। यानी अब जो प्रतिनिधि होंगे वह डायरेक्ट लोगों को चुनाव देकर, यानी चुनाव के माध्यम से यानी सत्ता के अंदर आ सकते हैं। मगर जो ये चुनाव था वह बहुत ही सीमित अवस्था में था, न कि बोले यानी जो आज वर्तमान में जिस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है उस प्रकार की चुनाव व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, अगला कहता है वॉइसरॉय द्वारा अध्यादेश जारी करने की। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो ये पावर दी गई थी ये उन्हें दे गई थी लगभग 1861 का अधिनियम था उसी के अंदर ये पावर उनको दे दी गई थी। ठीक है, तो पूछा गया हमसे जो सही कथन, ठीक है, तो सही कथन कौन कौन से हिस्से हैं इसके, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन सा है हमारा, आंसर नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। तो ये हमने अभी देखा है, क्योंकि जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान नहीं था ये कौन सा था, ये था हमारा कुछ सीमित अवस्था में मतदान का अधिकार दिया गया था। ठीक है, तो पहला कथन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या कहता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कहता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत जो वॉइसरॉय कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य भारतीयों को आना अनिवार्य था। तो ये बात तो अंग्रेजों को वैसे भी कह सकते हैं, जो ब्रिटेन था ये नहीं चाहता था भी भारतीयों का बहुमत हो, और इस प्रकार से जो भारतीयों का केवल और केवल भारतीय हो, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता है। तो ये भी कथन हमारा क्या है, गलत है। तो पूछा गया अभी गलत कोड चुनना है, तो गलत कौन सा है हमारा, 1 और 3। 1 और 3 कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, क्या कहता है, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध करने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो क्या कहता है, भारत में जो सब शासन की मनाही या समय पूर्व उसका गठन करना, और भारतीयों की सदस्यता की अनदेखी या सांप्रदायिक व्यवस्था की बहाली का समर्थन। कहीं ना कहीं ये चारों ही कारण ऐसे थे जो साइमन कमीशन का विरोध कर लेते, जबकि जो मुख्य कारण माना जाता था वह यह कारण था भी जिसके अंदर जो किसी भी प्रकार का जो भारतीय था उनको उपस्थिति नहीं दी गई थी, या किसी प्रकार के भारतीय को शामिल इसके अंदर नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कारण माना जाता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, यरवदा जेल में महात्मा गांधी का अनशन का मुख्य कारण क्या था। यानी जो यरवदा जेल में जो महात्मा गांधी जी ने जो अनशन किया था तो उसका मुख्य कारण क्या था। क्या कहता है, जो साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, या भगत सिंह जी को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी उसमें के प्रति विरोध था, या सांप्रदायिक व्यवस्था में वृद्धि से संबंधित था, या पुनः समझौता की विफलता से संबंधित था। तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा सी। ठीक है, क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो सांप्रदायिक व्यवस्था थी, जो आरक्षण का जो जिस अवस्था में आरक्षण को यानी दिया गया था भारत को, तो वो कहीं न कहीं जो भारत के अंदर जो सांप्रदायिकता थी वह और अधिक गहरे लेवल पर बढ़ जाती थी। इसके लिए गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक पुनः समझौता हुआ था जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग का गठन करना, केंद्रीय प्रांत में शक्ति का विभाजन करना, स्थानीय शासन का शुभारंभ करना, और प्रत्येक नागरिक को वैश्विक मताधिकार प्राप्त करना। नंबर 1, अगर हम इसमें से क्वेश्चन नंबर ये 4 को पढ़े कि वैश्विक मताधिकार तो अंग्रेजों ने कभी हमें दिया ही नहीं, तो इसका क्या हो जाता है हमारा, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम उत्तर देखते हैं अभी कौन सा निकलता है। अगर 4 हम कैंसिल कर देते हैं तो एक तो हमारा ये गया और ये गया, तो आंसर बचा केवल और केवल कौन सा हमारा
अगर हम सही कथन के हिसाब से देखें तो आंसर हमारा सी हो जाता है, मगर इसके अंदर पूछा गया असत्य कथन को पहचाने। ठीक है, तो कई बार जल्दबाजी में इस प्रकार के क्वेश्चन है वह क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर आंसर कौन सा होना चाहिए, यानी 4 नंबर का है वह तो बिल्कुल और बिल्कुल यानी गलत है, यानी सही हो सकता है, तो यानी ए इसके अंदर हम काट देते हैं। ठीक है, फिर कहता है भी जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन, अगर हम देखें तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था, लगभग किया गया था ये 1926 के आसपास। ठीक है, तो ये पहला कथन भी यानी गलत हो जाता है। तो 1 और 4 है, जबकि जो स्थानीय शासन का शुभारंभ इसके अंदर किया गया था और केंद्रीय शक्तियों का विभाजन किया गया था, जिसके अंदर हम देखते हैं भी जो हमारी संघ सूची थी, राज्य सूची थी और समवर्ती सूची, तीनों सूचियां बनाई गई थी। तो ये 2 कथन थे ये सत्य थे, मगर पूछा गया असत्य कथन, तो असत्य कथन कौन से, केवल और केवल 1 और 4। तो आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, निम्न में से कौन कौन से भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा गठित किए गए थे। तो कहीं न कहीं जो चुनाव आयोग था वह हमारा स्वतंत्रता के बाद, यानी कहीं न कहीं जो हमारा जो संविधान था जब लागू हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 को, तब से चुनाव आयोग को शक्तियाँ प्रदान की गई थी, उससे पहले चुनाव आयोग नहीं था। ठीक है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है, तो आंसर बचता है केवल और केवल सी, क्योंकि इससे पूछा गया कौन से गठित किए गए थे। ठीक है, तो आंसर हो गया कौन सा हमारा सी, यानी जो भारतीय रिजर्व बैंक था, संयुक्त लोक सेवा आयोग था, या जो संघीय न्यायालय थी, ये सभी के सभी जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 था उसके तहत गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय शासन अधिनियम 1947 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार को गैर हस्तक्षेप के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की बात कही गई। तो ये तो पहला कथन है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जब 1947 का अधिनियम आया था उसके अंदर जो ब्रिटिश थी गवर्नमेंट थी उसका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था, आप अपनी स्वतंत्रता से गवर्नर था उसकी नियुक्ति कर सकते थे। ठीक है, क्या अगला क्या कहते हैं, भारतीय सचिव पद की समाप्ति कर दी थी। ये बात भी सच्ची है, क्योंकि जो सचिव जो पहले ब्रिटेन में बैठता था अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उस पद को भी क्या कर दिया गया था, अभी समाप्त कर दिया गया था। और साथ ही साथ उसकी जो 15 सदस्यीय जो परिषद थी उसको भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। अगला कहता है भारतीय रियायतों को संप्रभुता का प्रावधान कर रहा। ठीक है, तो ये भी बात थी, जो भारत की जो रियायतें थी उनको भी ये बात कही गई भाई आप अगर संप्रभु रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, या भारत या पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो कथन तीनों ही सही है, तो आंसर हो गया हमारा इसका डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कहता है जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसमें विभागों को सही सम्मिलित करना भी कौन सा विभाग किसके पास था। ठीक है, तो सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा था, हमारा विदेश मंत्रालय। तो ए का 3 किस किस के अंदर है, ए का 3 हमारा ये बी और डी के अंदर है, यानी हमारा ए और सी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलो अगले देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास उस टाइम कौन सा विभाग था, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे उनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय था, तो कौन सा हो गया, बी का 2 केवल और केवल किस में है, हमारा सी के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा किसके अंदर है, डी के अंदर, तो आंसर हो गया हमारा डी। ठीक है, जो जो जॉन मिथाई थे उनके पास कौन सा हो गया, उनके पास था हमारा उद्योग और नवीनीकरण जो नागरिक आपूर्ति विभाग था, और जो CH भाभा थे उनके पास कौन सा था, ऊर्जा विभाग था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल को सही सम्मिलित कीजिए। ठीक है, यानी जो स्वतंत्र भारत के जो हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था उनके पास किन के पास कौन सा विभाग था। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था, हम जानते हैं खाद्य एवं कृषि विभाग उनके पास विभाग था। तो कौन सा, ए का 2 किसके अंदर है, ए का 2 हमारा के पास केवल और केवल सी के अंदर है, तो आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, किस प्रकार से ये एक से ही हमारा आंसर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर PCS में पूछे जाते हैं, UPSC आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं है भी आगे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अब की बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो जगजीवन राम है उनके पास कौन था, श्रम विभाग था। जो राजकुमारी अमृता कौर थी उनके पास कौन था, स्वास्थ्य विभाग था। और जो डॉक्टर जॉन मिथाई थे उनके पास कौन सा था, रेलवे परिवहन विभाग था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सारे के सारे हमने जो डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा कोई इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बनता हो। बाकी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे तो और आपके क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।